अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिया, जिसके बाद सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज होने वाली मुलाकात में निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया। मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनाए जाने की तस्दीक की और कहा कि उनका नाम मैंने दिया था। ये नाम मैंने दिया था और वजीर आजम साहब ने इस नाम पे इत्तफाक किया है। वजीर आजम साहब का और मेरा एक चीज पे हम पहले मुत्तफिक हुए कि जो भी वजीर आजम हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तफाक हुआ है, अनवारुल हक काकड़ साहब तो वजीर आजम होंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। उन्होंने 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें उन्हें कामयाबी ना मिल सकी। वो 2013 में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रहे, जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे और वो अभी भी सेनेट की कायमा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी उनके चेयरमैन हैं। और इस नामजदगी को मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातें किस तरह से देख रही हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, इस नामजदगी को सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के बतौर निगरान वजीर आजम बनने को आप किस तरह से देखते हैं? क्या रद्द-ए-अमल है आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? ये सब डिपेंड करता है उनकी कारकर्दगी पर। ऑब्वियसली ये तो आप भी जानते हैं और मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, उनकी तकर्री में हमारा तो कोई रोल नहीं है, ना हमारा इनपुट है, ना हमसे मशावरत की गई, वो तैनाती हो गई। लेकिन मैं जाती तौर पर कुछ जानता हूँ और जब मैं वजीर खारजा था उनके साथ इंटरेक्शन रहा है। बड़े लिखे आदमी है और एक पसमानदा इलाके से है, नौजवान भी है, समझदार है। मैं तवक्को करूंगा उनसे कि वो जो आइन के अंदर दर्ज है उनका रोल, उसको समझेंगे, उस पर गौर फरमाएंगे और उस पर अमल पैरा होंगे। वो रोल क्या है? तो रोल है मुल्क में बर वक्त साफ शफाफ इंतखाबात करवाना। ये है बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी, और अगर वो जिम्मेदारी पर तरीके ऐसा निभाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक कौमी खिदमत होगी। इसके साथ साथ मैं ये भी उनसे तवक्को करूंगा कि एक निगरान सेटअप आया है तो माहौल में बेहतरी दिखाई दी। अच्छा। पिछली पीटीएम सरकार में जो हमें पुलिस करती दिखाई थी और जो तजावुज़ात हमने देखे और पकड़ चादर चार दीवारी को पामाल करना, लोगों को गिरफ्तार करना, इस माहौल को मैं उम्मीद करता हूँ तब्दील करेंगे, हिदायत देंगे। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इसमें सबके साथ कानून के मुताबिक करता हूँ, ये भी है। इसी चीज तो मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि जो पीटीएम सरकार है, जो दुबई में नशिस्तें होती रही और लाहौर में, इस्लामाबाद में हुई, वो गालिबन वो सूदमंद नहीं रही। और वो जो शख्सियात जो हमारे PMLN वाले हैं, PPP वाले हैं, जो वो तवक्कुआत लगाए बैठे थे, शायद मुझे वो भी परवान करते हुए दिखाई नहीं। अच्छा, लेकिन शाह साहब ये बताइएगा, अब जाहिर बात है ये निगरान वजीर आजम होंगे, इनके साथ निगरान काबीना होगी। इस 3 माह रह सकते हैं, 4 माह रह सकते हैं, ज्यादा भी रह सकते हैं। आपकी तवक्कुआत इनसे क्या होंगी कि ये मुआशी मामलात को, सियासी मामलात को, ये जो निगरान सेटअप हो, ये किस तरह से आगे बढ़ाए? इसकी बात करूँ ना, हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि वो आइन के अंदर जो दर्ज उनका रोल है उसको निभाएंगे, कानून का एहतराम करेंगे, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की पासदारी करेंगे, और नाजायज जो होता रहा है
उससे इज्तनाब करेंगे। जो अब देखें ना, अब 14 तारीख है, 14 तारीख हमारा यौम आज़ादी है। अब उसमें अगर शहरी यौम आज़ादी सेलिब्रेट करना चाहते हैं जी, और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, तो उस पर कदम तो कोई समझ नहीं आ रही ना। अच्छा। अब मैं देख रहा हूँ कि नया क्रैकडाउन मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि फिर पकड़ धकड़ ये हो रही है। सवाल क्या है, उन्होंने किया क्या है, इस सोचने वाली बात है। तो इस माहौल को बेहतर करने की मेरी राय में जरूरत है। ठीक है, लेकिन शाह साहब ये माहौल किस तरह से बेहतर हो? अब तो एक निगरान सेटअप आ रहा है, मामलात उसने चलाने हैं, लेकिन क्या ये माहौल आपके साथ बातचीत करने से बेहतर होगा? आप बात करना चाहते हैं, या फिर ये कोई वन वे प्रोसेस होगा कि वो अपने तौर पर कुछ करें और माहौल जो है वो बेहतर हो जाए? और ये अगर बातचीत ही है तो वो फिर कहां पर हो बातचीत, किस तरह से हो? देखिए, अगर पीडीएम की सरकार संजीदा होती तो सब कुछ हो सकता था। अगर उनकी नीयतें दुरुस्त होती सब कुछ हो सकता था। देखिए, कानून का तकाजा है कि अगर नई मरदमशुमारी हुई है तो नई हल्काबंदी होनी चाहिए वजह तौर पर। ठीक है। मई में सारे आदाद शुमार इनके पास आ गए, तो मई में सीसीआई का इजलास बुला के उसको मंजूरी देकर वो हल्काबंदी करवा सकते थे। जो उनको 120 दिन दरकार थे, 4 महीने दरकार थे, वो 4 महीने भी दस्तयाब होते। और जो उन्होंने फैसला किया था कि टर्म के इख्तिताम पर वो असेंबली को तहलील करेंगे, तो असेंबली भी अपनी तहलील हो जाती। और जो आईनी कदम है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, वो भी हो जाते। लेकिन उन्होंने इस चीज को अहमियत ही नहीं दी, इसको लटकाए रखा, उसको लटकाए रखा, और आखिरी दिनों में आके उन्होंने सीसीआई का इजलास बुलाया। अब इसमें आप देखें कि पीपल्स पार्टी का रोल जो सीसीआई में रहा है वहां उन्होंने तायद कर दी, और बाहर आके वो अब 90 दिन का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये तजादात जो है तो सामने दिखाई नहीं देते। शाह साहब, लेकिन वो मुद्दा तो आप पर डालते हैं। वो कहते हैं कि ये फैसला आप करके गए थे, आपकी सीसीआई करके गई थी कि जो इंतखाबात होने हैं वो नई मरदमशुमारी के नताइज के ऊपर होने हैं। इब्ला, मैं उस फैसले की बात कर रहा हूँ। हम अगर फैसला करके गए हैं तो मैं उसका हल बता रहा हूँ आपको। वो फैसला को सिरे चढ़ा सकते थे, मई में इजलास बुला के वो सेंसस के नए सेंसस के मुताबिक नई हल्की बंदी भी करा सकते थे, और जब असेंबली तहलील हुई उसके बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी करवा सकते थे। अगर उनकी नीयत दुरुस्त होती तो जो हम कह रहे हैं वो बात सिरे चढ़ सकती थी। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे। ठीक है, लेकिन सर मुझे बताइए, ये सेटअप आपको लगता है ये लंबा चल सकता है? मुआशी इख्तियारात भी निगरान सेटअप को दे दिए हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो देखिए इस वक्त तो ये है कि क्या जो मुआशी मामलात हैं उनको जो भी निगरान सेटअप आता है वो उसको संभाल सकेगा, चला सकेगा या नहीं चला सकेगा? देखिए, पहली बुनियादी बात यह है कि कुछ ऐसी एक्सीजेंसीज हैं जो वेट नहीं कर सकती और उनमें उनको फैसले करने पड़ेंगे, वो तो बात समझ आती है। लेकिन बुनियादी तौर पर ऐसे बड़े फैसले एक मुंतखब हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट होता है उनको ये इख्तियार होता है फैसले करने का। ये जो एक निगरान सेटअप आता है ये तो एक मकसद से भी आता है ना। आप जो स्पिरिट है इसके निगरान सेटअप के पीछे जिसको बुनियाद बनाते हुए उसको आइन का हिस्सा बनाया गया, आप उस स्पिरिट को देखें ना, उस नीयत को, उस जज्बे को देखें। तो उस जज्बे के करीब तर अगर आप रहते हैं तो मुश्किलात पैदा नहीं होंगी, और अगर कोई और एजेंडा है तो फिर मुश्किलात पैदा होंगी। राइट। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी, इस पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा एक्सप्रेस रजा रहमान हमें इस वक्त जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। रजा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। रजा, बलूचिस्तान से बहुत सारे नाम आ रहे थे, ये तवक्को थी कि छोटे सूबे से हो सकता है, लेकिन क्या वजह आपको लगती है कि अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक हुआ? जी देखें, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो एक तो 2008 में सियासी सूबे की मंजर पे आए थे, और उस वक्त उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा शहर के अंदर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था।
तो उसमें गो के वो उस टाइम कामयाब नहीं हो सके और दूसरे नंबर पे रहे। उसके बाद जो है जब 2015 में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की गवर्नमेंट आई बलूचिस्तान में, तो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी और मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर अनवारुल हक काकड़ ने जो है वो इसको ज्वाइन किया था और वो उनकी गवर्नमेंट में जो है वो तर्जमान की हैसियत से काम करते रहे। और ये सिलसिला उनका जो मौजूदा अभी वज़ीर आला बलूचिस्तान है मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो तहरीक अदम एतमाद के बाद जब वज़ीर आला मुंतखब हुए तो उनके साथ भी उन्होंने काम किया। उसके बाद जो है 2018 में जब नई पार्टी तश्कील दी जा रही थी तो बहुत से लोग जो है मुस्लिम लीग नून को छोड़कर वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल हुए। और उस वक्त जो है सेनेट के इलेक्शन भी हो रहे थे, तो उस टाइम अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो गो के बलूचिस्तान अवामी पार्टी का टिकट उस टाइम नहीं जारी हुआ था, लेकिन वो वहां से बलूचिस्तान से जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए। उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब तश्कील पाई तो उसमें उन्होंने जो है पार्टी की तर्जमानी मरकजी तर्जमान की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम दिए और वो कई अरसे तक इस ओहदे पर रहे। और आपने देखा कि जब सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब हुए तो उस टाइम भी उन्होंने अपना एक किरदार अदा किया। तो ये है कि वो उस टाइम जब इस सियासी उसमें एक्टिव हुए तो इस हवाले से उनकी एक शख्सियत थी और बात चल रही थी। और अब जब ये सूरत हाल हुई कि निगरान सेटअप के हवाले से पूरे मुल्क में बात चल रही थी और इसमें बलूचिस्तान के हवाले से सादिक संजानी साहब का भी नाम था, आपने सुना होगा असलम बोतानी साहब का भी नाम था, तो काफी इस हवाले से में मुशावरत हो रही थी, बात हो रही थी। तो अनवारुल हक काकड़ साहब के हुमा उनके सर पर बैठा है, तो उसका यही है कि उन्होंने उनकी एक तो सियासी बसीरत और एक उनका जो एक सियासी बैकग्राउंड रहा है और वो बलूचिस्तान के हवाले से काफी चीजों की, क्योंकि वो तर्जमानी करते रहे हैं। लेकिन रजा मुझे बताइए, वो क्योंकि बाप पार्टी से हैं, बाप पार्टी के बहुत सारे लोगों से पीपल्स पार्टी भी राब्ते में थी, पहले कोशिश की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी में शामिल हों, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून से भी इनके कुछ रहनुमाओं की मुलाकातें हुई। इस एक तरफ वो निगरान वजीर आजम होंगे, दूसरी तरफ बाप पार्टी इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। बलूचिस्तान की सियासत में बाप पार्टी से उनका निगरान वजीर आजम आना, अब इससे बलूचिस्तान की सियासत पर आपके ख्याल में क्या फर्क पड़ सकता है? जी देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो एक उसमें थी कि जो ये बनाई गई थी उसका जो बुनियादी बात थी, शुरू से ये बात की जाती रही कि किसी भी बड़ी सियासी जमात के पास जाकर बलूचिस्तान के हवाले से फैसले करने के बजाय बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में किए जाएं। तो इस बुनियाद पर ये पार्टी बनी थी। और कुछ अरसे से आपने भी देखा होगा कि अनवारुल हक काकड़ और कुछ ऐसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो अरकान थे वो इतने एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे थे पार्टी के हवाले से या वो है। लेकिन एक चीज जो सामने आ रही थी वो ये थी कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ आवाज जो है वो सेनेट हो या कौमी असम्बली हो वहां पर जरूर उठाते रहे और उसमें पेश जो थे वो अनवारुल हक काकड़ थे। और एक चीज और भी इसमें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, थोड़ी सी वो रहमान साहब समझने की बात यह है कि जिस टाइम पार्टी तश्कील दी जा रही थी उस वक्त तक जो है जब सेनेटर बने तो वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पे सेनेटर नहीं बने थे। ठीक है, राइट। लेकिन अब यह होगा कि 3 अहम ओहदों पर मुल्क के बलूचिस्तान से शख्सियात होंगी, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। जी आप ये देखें ना कि बलूचिस्तान के हवाले से हर जमात, खा वो इक्तदार में पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, और आपने देखा पीटीआई भी रही है, इक्तदार में रही है, लेकिन हमेशा से ये बात की जाती रही है कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। लेकिन जब से बलूचिस्तान ने एक सूबे की हैसियत अख्तियार की, बलूचिस्तान के साथ जो है
पसमानदगी का मामला हो, एहसास महरूमी का हो, तो बलूचिस्तान की तरफ से ये आवाज उठती रही है कि सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद भी उसकी तरफ किसी जमात ने तवज्जो नहीं दी है। तो अब अगर हमारे लोग यहाँ से बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अगर कलीदी ओहदों पर मुल्क के इसमें हैं, तो हमें इस चीज की उम्मीद है कि अब जो बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है या एहसास महरूमी है, उसमें बहुत हद तक, काफी हद तक जो है वो कमी आएगी। तो ये एक अच्छा साइन है, मेरे ख्याल से अच्छा साइन है। और उम्मीद यही की जा सकती है कि अनवारुल हक काकड़ साहब बहैसियत निगरान वजीर आजम, क्योंकि वो दूसरे बलूचिस्तान से, इससे पहले वजीर आजम थे जफरुल्लाह जमाली साहब, तो बलूचिस्तान के केसेस को, बलूचिस्तान के हकूक को, बलूचिस्तान की पसमानदगी उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि अब जो है वो बलूचिस्तान की जो मसाइल हैं, बलूचिस्तान जो हमेशा से चीखो पुकार उनको हल करने में जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। रजा रहमान, बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ क्वेटा हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। निगरान वजीर आजम की नामजदगी, इस नामजदगी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है? मेरे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, साबिक मुशीर वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी बतौर निगरान वजीर आजम, क्या आपका रद्द-ए-अमल है? पार्टी इसको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह से देखती है? रहमान, जो राय दे सकता हूँ वो मेरी जमाती राय तो नहीं है। मैं अभी अपने ख्याल का आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जमात की राय तो जमात के तर्जुमान यानी हमारे हैं शाहजी हमारी साहब है, वो राय देंगे मेरे ख्याल। और मुझे खुशी है एक सियासी कारकुन काकड़ साहब बलोचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट बलोचिस्तान से है। एतराज को तरदोसिया लोग एतराज करेंगे, लेकिन हमारा छोटा सूबा तहफुज़ात को एड्रेस करना चाहिए। अच्छी सोच है। और काकड़ साहब पढ़े लिखे आदमी है, बहुत मामला फहम है, अपने सूबे के, मुल्क के मामला के बारे में उनकी आवाज अभी सुनी है, वो बड़ी सॉलिड राय लेते हैं। ये लाजिम नहीं कि राय दुरुस्त नहीं होगी, ये लाजिम नहीं है कि उनके हर राय से इत्तेफाक किया जाए, लेकिन उनकी राय बड़ी सॉलिड और रीजन पे होती है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज ये अच्छी है। लेकिन कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजर स्टेक होल्डर है, तवक्कुआत आपकी क्या हैं कि ये जो निगरान सेटअप है किस तरह से मामलात को आगे लेकर चले? ये तो डिपेंड करेगा कि वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर उनका रोल क्या है। ठीक है। वैसे रहमान, जितनी बहस है ना केयरटेकर वजीर आजम की, अगर हम करें तो शायद हमें पिछले वजीर आजम का पता भी ना हो जो केयरटेकर थे। अगर उनका पता हुआ तो उनसे पिछले का बिल्कुल नहीं पता होता। तो इतनी ही अहमियत होती है, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर इलेक्शन कमीशन की अहमियत है। ये जो केयरटेकर वजीर आजम है, ये तो इस्लामाबाद तक महफूज होते हैं। जो जमातों की हुकूमतें होती है, वहां वजीर आजम बैठे हो और उनकी किसी सूबे में हुकूमत हो उसी की जमात की, तो वहां राय बड़ी मोतबर, बड़ी जोरदार होती है। लेकिन यहाँ तो वो सूरत हाल नहीं है। सूबाई हुकूमतें इनके उस तरह मातहत या उस तरह इनके ख्याल के साथ नहीं होंगी। लिहाजा जो राय है वो अपनी जगह, वो किसी हद तक उसमें मुआवरत करेंगे, लेकिन असल में काम इलेक्शन कमीशन का है। तो मेरी नजर में केयरटेकर वजीर आजम का इलेक्टोरल प्रोसेस में इतना बड़ा रोल नहीं है कि हम उससे बहुत बात कर। लेकिन कायरा साहब, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला तो उन्होंने चलाने होते हैं और अभी इनको जो मुआशी मामलात के अंदर मजीद इख्तियार मिला है, उसके बाद मुआशी मामलात भी इन्होंने जो है वो चलाने हैं। तो आपको क्या लगता है ये कंटिन्यूटी किस तरह से होगी? और फिर ये जो सेटअप है, ये आपको लगता है कि ये मुआशी मामलात को आगे जो है वो लेकर चलेगा? क्योंकि एक राय ये भी थी कि काकड़ साहब की जो अब तो नामजद हो गए हैं वो वजीर आजम, लेकिन किसी मईशत के बैकग्राउंड वाले किसी शख्स को जो है वो आना चाहिए। मुआशी मामलात में इन्होंने नए फैसले तो करने नहीं है रहमान। इन्होंने तो जो ऑलरेडी मुआहदे हमारे मौजूद है, उन मुआहदों को आगे बढ़ाना है और उनके दरमियान उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर इनको किसी जगह एडजस्टमेंट की जरूरत होगी तो ये अपना फैसला करेंगे। ठीक है। बाकी नए मुआहदे नहीं होंगे
नए फैसले नहीं होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लिहाजा उसमें भी इनका लिमिटेड रोल है। लेकिन बहरहाल है, अब ये रोल दिया गया है इसलिए कि हमारे आलमी फायदे हैं, आलमी मालियाती इदारों के साथ या दीगर वो बायलैटरल मायदे उनके अमल करने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट के हाथ बांध के नहीं बिठाया जा सकता। वो किसी भी इदारे से नया कर्जा तो हासिल नहीं करेंगे, लेकिन पहले से किए गए मुआहदों के ऊपर अमल दरामद के लिए उसके लिए तो वो कोशिश करेंगे ना। वैसे कारी साहब, अब ये नामजदगी तो हो गई है, मैं पूछना जो है वो आप अभी बता सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की कोई विश थी कि कोई ये शख्स आ जाता तो बेहतर होता, या आपकी तरफ से कोई नाम दिए गए थे, और अगर वो नाम दिए गए थे तो वो कौन से नाम थे? मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी से जब वजीर आजम साहब ने पूछा होगा तो पीपल्स पार्टी ने भी कोई नाम डिस्कस किया होगा। हमारी तरफ से 5 नाम दिए जाना, 10 नाम दिए जाना, ये मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, वजीर आजम साहब ने मुशावरत करनी थी कि पास कोई नाम होंगे, उन्होंने हमारी क़यादत से कोई बात की होगी, उन्होंने भी कोई नाम दिया होगा। यानी ये क्लीन है, क्या बात है, मुझे तफसील का नहीं पता, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं, लेकिन इसी तरह होगा मोस्ट लाइकली। ठीक, तो उनमें से कोई एक नाम ही आना था ना जी आगे, एक नाम जिसका भी आता बाकियों के नाम नहीं होने थे, ये सवाल तो हर तरफ होता। राइट। कारी साहब, अब असल तो इशू आगे इंतखाबात का है, और आपका जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है उस पर तनकीद होती है। वो तनकीद ये होती है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ कहती है कि मरदमशुमारी की मंजूरी दी जाए, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, फिर मरदमशुमारी की मंजूरी भी दे देती है कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहती है कि इंतखाबात आगे नहीं जाने चाहिए, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। अब तो ये जो कहते हैं कि ये तजाद है, इस तासुर को या इस ओपिनियन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वोट देना तो ये था कि हमने बिल्कुल वोट दिए क्योंकि वो एक आईनी जिम्मेदारी थी। और ये भी एक बड़ा अहम इशू है कि पिछली जो मरदमशुमारी थी वो मुतनाज़िया थी। ठीक। उस मरदमशुमारी के तहत जो इंतखाब हुआ वो एक मजबूरी के तहत इंतखाब था, आईनी तरमीम के तहत कराया गया। ये भी तय था कि अगले इंतखाब से कबल मरदमशुमारी कराई जाएगी और अगला इंतखाब उस नई मरदमशुमारी के तहत होगा। अब अनफॉर्चुनेटली मरदमशुमारी का अमल तो टाइम पे शुरू हो गया, लेकिन उसके ऊपर जब सवाल उठे तो फिर वो टाइमली कंक्लूड ना हो सका। अगर वो अमल टाइमली कंक्लूड हो जाता तो यकीनन ये कोई इख्तलाफ ना बनता। हमारी पहले दिन से ये ख्वाहिश और कोशिश है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। जब असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाने की बातें हो रही थी, फला हो रहा था, उस वक्त भी हम कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्योंकि आइन के 2 तकाजे आ गए, 2 आर्टिकल आ गए, एक पे अमल करते हैं तो दूसरे पे अमल नहीं हो सकता, दूसरे पे अमल करते हैं तो पहले पे पूरी तरह अमल नहीं हो सकता। लिहाजा अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि आप एक आर्टिकल पे अमल करें और उसके अमल के नतीजे में, यानी आप हल्का वर्जियां तो करनी मजबूरी हो गई, लेकिन उससे अमल दरामद के नतीजे में जो दूसरा आर्टिकल 90 डेज वाला अगर वो थोड़ा बहुत आगे जाता है तो वो मिनिमम पॉसिबल टाइम, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल टाइम होना चाहिए, ठीक है, वो एक्सटेंडेड टाइम नहीं होना। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरजमान कारा साहब हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि कल जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या उसने मियां नवाज शरीफ के लिए कोई और मुश्किलात पैदा कर दी हैं, और फिर उस फैसले का जो कल वाला फैसला है उसका कुछ जो अभी केसेस लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन केसेस पर क्या फर्क पड़ सकता है, एक ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। अदालत की जानिब से फैसले में कहा गया था कि पार्लियामान ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती और ये आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तनकीद की जा रही है, इसे पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया जा रहा है, और फिर एक मरतबा बहस छिड़ गई है कि इसका असर दीगर केसेस पर क्या पड़ेगा, और फिर क्या इस फैसले ने नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की राह में रुकावटें खड़ी कर दी हैं या नहीं। आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो सुबह सहाफियों के साथ मुलाकात में कहा गया कि इस कानून को कलअदम करार देने के फैसले से नवाज शरीफ के केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नवाज शरीफ 5 साल की नाअहली की मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं और अब उन पर कोई पाबंदी नहीं है। ये जो फैसला है
अदलिया के साथ मामलात मुस्लिम लीग नून के और फिर क्या असरात होंगे इस फैसले के, इस पर बात करने के लिए सरदार लतीफ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साबिक गवर्नर पंजाब हैं, सीनियर कानूनदान है। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब सबसे पहले तो हमारी रहनुमाई कीजिएगा, ये वजीर आजम ने आज फिर एक मरतबा कहा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी की राह में कोई रुकावट नहीं है। वो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो तब्दीली हो चुकी है उसके बाद वो बिल्कुल क्लियर है इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या राय कि आप इसको किस तरह से देखते हैं? रहमान, एक बात तो वाज़ेह हो गई कि वजीर आजम साहब कितने बाअख्तियार वजीर आजम थे, ये इसका अंदाजा आपको लग गया होगा कि कितना एक केयर टेकर उनकी मर्जी से आया है, या जो लंदन में मीटिंग्स और दुबई में मीटिंग्स और जो नाम फ्लोट हो रहे थे, मैं पहले दिन से कह रहा था इनमें से कोई भी नहीं आएगा, और आपने देख लिया वही हुआ। तो वजीर आजम साहब के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्यों लगता है कि केयर टेकर उनकी मर्जी से नहीं आया? जी खोसा, पहले जरा मैंने कहा ये पूछ लूं आपसे, क्या किसी की मर्जी से नहीं आया रहमान, किसी सियासी जमात की मर्जी से नहीं आया। ये जो बड़े बड़े अपना गुरु बैठ के तो दुबई में और कराची में और इस्लामाबाद में और पता नहीं खाने और मशावरतें और फलां जगह करते रहे, यही तो हमारा अलमिया है बदकिस्मती से। लेकिन छोड़ें, वो हो गया जो होना था। आगे को बढ़ना चाहिए। मगर एक चीज रहमान देखिएगा कि ये जो कानून साजी इन्होंने की है, जितनी की है इस दौरानी में 16 महीने में, ये पर्सन स्पेसिफिक आल बचाओ, माल बचाओ और अपना जात बचाओ और अपने आप को केसों से बचाओ और निकालो, इसका सिवाय इसके और कोई अवामी मकसदियत नहीं थी, अवाम की फलाह व बहबूद की नहीं थी। और एक भी ये जो है जुडिशियल टच स्टोन पर एक भी जो है ये ठहर नहीं सकेगा। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, अव्वल तो जो आखिरी इन्होंने चबन किए हैं उसमें से बेशतर, सिवाय यूनिवर्सिटियों को निकाल के, बेशतर जो है वो प्रेसिडेंट साहब आरिफ अलवी साहब उसकी तो वो करेंगे ही नहीं, अप्रूवल ही नहीं देंगे, और जब वापस भेजेंगे तो असेंबली है नहीं, वो लैप्स हो जाएंगे, वो कानून खत्म हो जाएंगे। सो इसलिए जो कुछ इन्होंने किया है वो उसका तो इनको भुगतना पड़ेगा। जहां तक ये ताल्लुक है इनका कहना कि नवाज शरीफ पर असर नहीं होता है, अरे भाई किस गलतफहमी में हो? मोहतरम नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं, रहेंगे। और इसको जो है 5 साल की जो आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है कि जहां कोई भी मुतय्यन नहीं है म्याद जो है डिस्क्वालिफिकेशन की आइन में या किसी कानून में नहीं है, तो वो 5 साल मुतसबर होगी, वो प्रोस्पेक्टिवली होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को नलिफाई नहीं कर सकती है जो नजर सानी में खारिज हो चुके। इसीलिए तो इन्होंने ये एक्ट बनाया। मगर खोसा साहब इसमें ये रहनुमाई कीजिएगा, बहुत सारे खोसा साहब बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि अब हो सकता है कि ये फैसले रिविजिट हो जाएं। आपको लगता है कि रिव्यू वाली ऑप्शन तो है, लेकिन उसके अलावा एक और कानून भी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसके ऊपर स्टे दिया था, अगर वो स्टे वेकेट हो जाता है तो उसके बाद कोई गुंजाइश निकल आए इन फैसलों के रिविजिट होने की, तो आपको ऐसा कोई मुमकिन नजर आता है कि 15-16 सितंबर के बाद कुछ जो है वो फैसले रिविजिट हो जाए? हनूज दिल्ली दूर है रहमान। अभी आप देखेंगे ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है 2023, ये भी इसी तरह जाएगा जिस तरह ये रिव्यू ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिस तरह इसको उड़ाया है, उसी तरह वो भी जाएगा, क्योंकि वो भी बदनीयती पर मबनी है। देखें, जो जजमेंट, जो कानून बदनीयती पर मबनी हो, जो पर्सन स्पेसिफिक हो, जो आइन से मुतसादिम हो, जो अदलिया की जो है आज़ादी को कदगन लगाता हो, वो आइन की रूह को मजरूह करता है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट तो खैर 16 सितंबर तक एक है, लेकिन 16 सितंबर से पहले ही ये फैसला हो जाएंगे। लेकिन 16 सितंबर के बाद भी रिविजिट तो कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, इसमें रहमान कोई कदगन नहीं है। मगर ये गलतफहमी में है कि जो है नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वो इनसे भी ज्यादा आइन और कानून पर अमलदारी को जारी और सारी रखेंगे। आप देख लें, ये
ये खुशफहमी इनकी निकल जाएगी, क्योंकि ये आर्मी एक्ट को भी जो तो ये आपको लगता है कि 16 सितंबर के 15 सितंबर से पहले वाली सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद वाली सुप्रीम कोर्ट में कोई फर्क नहीं होगा आपके ख्याल में? बल्कि वो ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ करेगी बुनियादी हकूक का ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आइन पर अमलदारी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बहुत ज्यादा उस पर सख्त रवैया रखते हैं, नजरिया रखते हैं। और आप देखेंगे यहाँ तो थोड़ी सी जो है ये मुस्लिम लीग नून का हमेशा ये वतीरा रहा है कि ये डिविसिव होते हैं, ये अदालत को डिवाइड करते हैं, ये इनकी पॉलिसी हमेशा यही रही है। इन्होंने पहले चढ़ दौरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके फिर सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस ने जब नवाज शरीफ का आपको तौहीन अदालत का नोटिस दिया तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजाकर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने ही जजों के हाथों से माजूल करवाया था। अब भी बड़ी इन्होंने कोशिश की डिवाइड करने की, लेकिन मेजॉरिटी न कर सके। इस वक्त भी 8-7 की रेशो है। अब तो खैर 16 है, अब तो 15 है इस वक्त जज साहबान। जी 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 बहुत सारी कल से जब से बहस चली है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इसका मवाजना करते हैं जो इफ्तिखार चौधरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दरमियान मामला थे और जुडिशल ओवर रीच की उस वक्त का आज के साथ मवाजना करते हैं। तो आपको लगता है कि ये मवाजना बनता है क्योंकि उस वक्त आपने बड़े करीब से हालात देखे हैं और अभी भी हालात आपके सामने हैं? नहीं, मैं उस वक्त अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान था और यकीन कीजिएगा कि मैंने तो वो कंसीड किया था कि 3 नवंबर 2007 वाला जो ऑपरेशन है उसका मिनी मार्शल लॉ हम कहते थे और मैंने कहा कि मैं वफाक का दिफा नहीं करूंगा, ये जनरल परवेज मुशर्रफ खुद आके दिफा करे और मैंने मेरा कंसीडिंग स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है। और उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी, जितने कवानीन और जितने वो किए गए हैं वो 17 के 17 जजेस रहमान 17 के 17 जजेस जो होते थे वो बैक जबान होते थे। अब तो खैर डिविसिव है ना, अब तो मेजॉरिटी जजमेंट से होता है या कुछ जो है कुछ हम ख्याल हैं और कुछ जो है दूसरी जानिब अपनी राय रखते हैं, लेकिन उस वक्त की कोई मुवाजना नहीं है। अब तो देखें बुनियादी हकूक को इन्होंने दफन करके रख दिया है, आइन को इन्होंने ऐसी बेदर्दी से पामाल किया है कि वो 90 दिन आज तक हवा हो गए, आज तक नहीं आ सके हैं। और इन्होंने जो है 2 सूबों में एक ऐसी मुसल्लत कर रखी है केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका वजूद बनता नहीं है और सीसीआई की मीटिंग करवाते हैं उन 2 चीफ मिनिस्टर को रख के जो अवाम की नुमाइंदगी सिरे से अवाम की नुमाइंदगी है ही नहीं, अवाम के नुमाइंदे नहीं है, उनको भी सीसीआई में लाके तो एक फैसले करवाते हैं मर्दमशुमारी ताकि उस पर हुई तो ताकि इलेक्शन को मजीद ये खींच सकें। अब भी ये इस साल इलेक्शन इनकी कोई नीयत नहीं है, लेकिन इनके हाथ से अब बात निकल गई है इसलिए कि अब इनकी मर्जी से केयर टेकर नहीं चलेंगे। उस वक्त तो ये हुकूमत में थे और अब हुकूमत में नहीं है, अब कहीं और से जो है फैसले होंगे और आप अदालत उज़्मा ज्यादा फाल किरदार अदा करेगी जिस तरह पहले किया गया। ठीक, राइट। सरदार लतीफ खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर वकील हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। गुज़िश्ता 5 बरसों की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर पिल्ड एक्ट ने तज्जिया किया है कि कौमी असम्बली और मुंतखब नुमाइंदों ने जमहूरियत को मजबूत करने की बजाय खुद को कमजोर होने के लिए इस्तेमाल होने दिया। और पिल्ड एक्ट के मुताबिक जो 15वीं कौमी असम्बली है इसने पिछली 3 असम्बलियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा कवानीन मंजूर किए, जबकि 5 साला मुद्दत में कौमी असम्बली सिर्फ 452 नशस्तों के लिए बुलाई गई। सिर्फ आखिरी 3 हफ्तों के दौरान 73 बिल मंजूर किए गए, जबकि इन बिलों में से 36 बिल मुतल्लका कमेटियों को भी नहीं भेजे गए। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ सहाफियों की जो मुलाकात हुई उसमें इस कानून साजी के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हुए और उनका यह कहना था कि 16 माह मुश्किल हालात में हुकूमत चलाई है और हमने सियासत नहीं की, रियासत बचाई है। उन्होंने कहा कि हमें सख्त फैसले और एक्शन लेने पड़े क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे। उनका यह भी कहना था कि मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं और मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरे हमेशा
एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी बहुत सी कानून साजी, जब इस मामले पर जब सवालात हुए और तनकीद हुई मीडिया में, तो बहुत सारी कानून साजी को उन्होंने रुकवा भी दिया। बहरहाल ये हुकूमत ने अपनी मुद्दत जो है वो एक तरह से इस असेंबली ने जो है वो पूरी कर ली, और ये यकीनन पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल के लिए जो है वो एक अच्छी खबर है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।